चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रखा है और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनकर अंबेडकर जी अपना अनमोल योगदान देते हैं। उनके प्रयासों से इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाता है और जो फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी की गारंटी देता है। वो गवर्नमेंट में लॉ मेंबर की तरह काम करते हैं और हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं। हालांकि बिल को लेकर जब असेंबली में विरोध होता है तो पीएम नेहरू इसे वापस ले लेते हैं। इस बात से नाराज होकर अंबेडकर जी कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं। हालांकि बाद में नेहरू अलग अलग पार्ट्स में हिंदू कोड बिल पास करवा लेते हैं। 1950 में अंबेडकर जी अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं। ये उनका तरीका था हिंदू कास्ट सिस्टम को अपोज करने का। उनके अनुसार क्योंकि हिंदू रिलीजन और उसका कास्ट सिस्टम अनटचेबल्स को इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अनटचेबल्स के पास हिंदुइज्म को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दोस्तों, अंबेडकर जी आज भी लोअर कास्ट पीपल के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनके विचार और आइडियोलॉजी आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देती है। कंक्लूजन, इस तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल ने अलग अलग आंदोलन किए। अपने साथ हो रहे इनह्यूमेन बिहेवियर को चैलेंज करने का इन्होंने साहस दिखाया। इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि लोअर कास्ट पीपल अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। हालांकि निराश करने वाली बात यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे ईवल से देश आजाद नहीं हो सका है। आज भी अनटचेबल्स के अगेंस्ट किए जाने वाले क्राइम्स अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनते रहते हैं। यकीनन ऐसी हेडलाइंस को देखकर ज्योतिबा फूले, पेरियार या अंबेडकर जैसे ग्रेट लीडर्स खुश नहीं होते। हमें जरूरत है इन ग्रेट लीडर्स के विजन को पूरा करने की, एक कास्टलेस इक्वल सोसाइटी फॉर्म करने की। ये किसी एक लीडर से संभव नहीं होगा, बल्कि सभी देशवासियों को इसमें साथ आना होगा। लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तो ऐसे ब्रिटिश वाइसरॉयज की जिन्हें एक दूसरे का ऑपोजिट भी कहा जा सकता है। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन, जिन्हें याद किया जाता है उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज के लिए, और दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन, जिन्हें उनकी लिबरल पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं लॉर्ड लिटन से। लॉर्ड लिटन 1876 to 1880। दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने अप्रैल 1876 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को रिप्लेस करके इंडिया के वाइसरॉय का चार्ज लिया था। वो प्रोफेशन से एक डिप्लोमेट थे और अलग अलग कैपेसिटीज में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को सर्व कर चुके थे। इसके साथ ही वो एक रेप्यूटेड पोएट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट भी थे और लिटरेरी वर्ल्ड में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते थे। 1876 से पहले तक उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो इंडियन अफेयर्स के जानकार थे। तो इंडिया का वाइसरॉय बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किए, आइए जानते हैं। लिटन्स टेन्योर एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं 1876-78 के फैमिन में लॉर्ड लिटन के रोल। द फैमिन ऑफ 1876-78। दोस्तों, 1876 से 78 के बीच इंडिया को एक सीवियर फैमिन का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और सेंट्रल इंडिया और पंजाब के कुछ पार्ट्स में। एक एस्टिमेट के अनुसार इस फैमिन से एक साल के ही अंदर करीब 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1878 में लॉर्ड लिटन रिचर्ड स्ट्रैची की प्रेसिडेंटशिप में एक फैमिन कमीशन अपॉइंट करते हैं। कमीशन फैमिन रिलीफ के लिए अपनी रिकमेंडेशन देती है, जैसे कि सभी प्रोविंसेस में एक फैमिन फंड बनाया जाए। इसके साथ ही इरिगेशन वर्क्स और रेलवेज का डेवलपमेंट भी किया जाए। लेकिन इसके बाद भी लिटन के द्वारा कोई फैमिन पॉलिसी नहीं बनाई जाती। साथ ही फैमिन से प्रभावित हुए किसानों को भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 की और 1877 के दिल्ली दरबार की। The Royal Titles Act 1876 and Delhi Darbar of 1877। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास करती है, जिसके अनुसार इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस होने का टाइटल मिलता है। इसे
कैसर हिंद भी कहा जाता था। लॉर्ड लिटन इंडिया में इसे सेलिब्रेट करने के लिए 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फॉर्मली क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी